हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम अपकमिंग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर साइंस पेपर 2। एंड ये 30 डेज रिवीजन सेशन है जिसमें हम टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं अलोंग विद देयर पीवाईक्यू। जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और फिर उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो विद इन 15 टू 20 मिनट्स में हम ये जो चैप्टर है एक चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं साइंस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हमारा डे 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, मतलब 5 टॉपिक्स हम रिवाइज कर चुके हैं। वो भी आप वीडियो जरूर देखना। ये एक रिवीजन सेशन है। इससे क्या होगा ना, आपको एक तो आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, साथ के साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर फ्रेम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, रिशु साइंस एकेडमी। इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ आपको मतलब क्योंकि रिवीजन सेशन तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेपरेट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसके भी मिलेंगे एंड मैराथन सेशन भी मिलेंगे, पेडागोजी भी करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद मी। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ लिख देती हूँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी टॉपिक हम यहाँ कर रहे हैं ना, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनमें से एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये सीरीज भी कर रहे हो, सिर्फ ये रिवीजन सेशन भी देख के जा रहे हो, करके जा रहे हो, तब भी आपका जो सीटेट है ना, उसमें 28 नंबर आने मतलब आएंगे ही आएंगे। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है और इन्हीं में से क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के वो पूछता है। ठीक है, तो चलिए, टॉपिक क्या है हमारा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मेटल्स क्या है, धातु क्या है, जनरली लश्चरस होते हैं। लश्चरस का मतलब शाइन होती है इनमें, इनमें शाइनी नेचर के होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ गोल्ड पहना है या सिल्वर पहन रहे हो, तो उसमें तो जो शाइन होती है उसी शाइन को हम कहते हैं लश्चर। इसके अलावा मेटल जो है मेलेबल नेचर के होते हैं। मेलेबल का मतलब है वी कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू थिन शीट्स, मतलब अगर इसको हम पीटेंगे हैमर से तो इसको पीट पीट के हम थिन शीट्स के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो गोल्ड और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो हाईली मेलेबल होते हैं, उनको हाईली हम थिन शीट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा डक्टाइल नेचर के होते हैं। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल का मतलब क्या है, हम मेटल्स को थिन वायर के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको हम थिन वायर के रूप में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे गोल्ड का ही एग्जांपल ले लेती हूँ। गोल्ड की आप चेन वगैरह पहनते हो, तो वो क्या है, बिकॉज ऑफ दिस डक्टिलिटी नेचर ही हमने गोल्ड को वायर के रूप में, वायर की शेप दे दी, मतलब वायर में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने। तो दैट दैट इज कॉल्ड कि जो गोल्ड है वो डक्टाइल नेचर का है। मतलब बाकी और भी मेटल्स हैं डक्टाइल नेचर के हैं, बट जो गोल्ड है और एल्यूमिनियम है हाईली मेलेबल है, हाईली डक्टाइल है। इसके अलावा सोनोरस की बात करूं तो सोनोरस का मतलब है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन को आपने कभी बीट किया होगा, या फिर आपने अपने स्कूल टाइम में लंच टाइम में या फिर पीरियड होने ओवर होने के बाद बेल बजती थी एक, टन करके, है ना, वो जो साउंड होता था उसी साउंड को सोनोरस कहते हैं। और मेटल्स ही ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं, मतलब सोनोरस नहीं होते, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते नॉन मेटल्स। बट मेटल जो है सोनोरस होते हैं एंड दे आर गुड कंडक्टर्स। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है गुड कंडक्टरसिटी, गुड कंडक्टर है किसका, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, मतलब हीट को भी अपने में से पास होने देगा और इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने में से पास होने देता है। उसके अलावा नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्ट्रस, मतलब इसमें कोई शाइन नहीं होती। अच्छा देखो, इनमें ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, जनरली तो यही है डिफरेंस, बट इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं और उन एक्सेप्शंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मेटल कैसा होता है, मेलेबल है या डक्टाइल है। पूछ भी सकता है, बट ये काफी इजी लेवल के क्वेश्चन है। बट एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है एक्सेप्शंस पे पूछता है। ठीक है, कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है इजी बनाने के लिए, बट आपको एक्सेप्शंस याद रखनी है। ये तो आप याद रख ही लोगे, एक्सेप्शंस आपको याद रखनी है जो मैंने नेक्स्ट पेज पे ली हुई है। तो अभी के लिए नॉन मेटल समझिए क्या है। नॉन लस्टरस मतलब शाइनी नेचर का नहीं है। ब्रिटल मतलब जल्दी से टूट जाता है, थोड़ा सा भी उसको पीटोगे ना। जैसे मेटल्स क्या थे, मेलेबल और डक्टाइल नेचर के थे। नॉन मेटल मेलेबल और डक्टाइल नहीं है, नॉन मेलेबल और नॉन डक्टाइल है। और ये आएंगे ब्रिटल। ब्रिटल मतलब थोड़ा सा भी आप इसको पीटोगे ना, मारोगे तो वो टूट जाएगा। उसके अलावा दे आर नॉन सोनोरस, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते नॉन मेटल्स, एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स। क्लियर।
अब इसमें भी एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे भी हैं जो गुड नॉन मेटल्स है बट गुड कंडक्टर है, कुछ ऐसा भी है कि नॉन मेटल तो है बट वो नॉन लस्ट्रस नहीं है, लस्ट्रस है, फॉर एग्जांपल आयोडीन। तो वो एक्सेप्शन अभी अगले पेज पे बता रही हूँ। उसके अलावा मोस्टली मेटल्स क्या है, सॉलिड नेचर के होते हैं, एंड नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, बट मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं एंड मेटल सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अब इनके भी एक्सेप्शंस है, वो देखते हैं क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जो बार बार सीटेट में पूछे गए हैं। फर्स्ट है मरकरी। मरकरी हमें पता है मेटल है बट स्टिल इट इज इन लिक्विड स्टेट। हमने अभी पढ़ा था कि मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, बट जो मरकरी है ये ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड एक्सेप्शन आपको याद रखना है ब्रोमीन का। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल बट ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बट ग्रेफाइट जो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोडीन जो है लश्रस होता है। हमने ये भी देखा पीछे कि मेटल, नॉन मेटल जो है लश्रस नहीं होते, नॉन लश्रस होते हैं, मतलब उनमें शाइन नहीं होती, बट आयोडीन जो है वो लश्रस है। उसके अलावा सोडियम और पोटाशियम जो है इतने सॉफ्ट मेटल्स हैं कि वी कैन कट इट विद अ नाइफ। तो कई बार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो वो क्या है, सोडियम और पोटाशियम। तो ये एक्सेप्शंस आप जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल्स की, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। तो अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, मतलब 4 रिएक्शंस हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में। मतलब मेटल्स को हम 4 रिएक्शन देखेंगे मेटल्स की बेसिकली। तो फर्स्ट रिएक्शन में हमने देखा कि जब हमने मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, किसी भी मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड्स मिलते हैं। और ये जो मेटल ऑक्साइड्स है ये बेसिक नेचर के होते हैं। बट इसमें भी ना आपको ये चीज याद रखनी है, अगर एग्जामिनर ने जैसे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं नाउ डेज, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, उसमें एक स्टेटमेंट दे रखी है कि मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। तो यस दिस इज ट्रू, जनरली वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये सही है। बट अगर एग्जामिनर ने दिया है कि ऑल मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, तो दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि सारे मेटल, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट बेसिक इन नेचर। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी हैं जो कैसे हैं, जो एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एम्फोटेरिक नेचर मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना बहुत जरूरी है। कैसे हमने याद की थी रिएक्टिविटी सीरीज, मैंने यहाँ ले रखी है, हाँ कैसे याद की थी। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम, है ना। इस निमोनिक से हमने याद किया था। एक बार फिर से लिख देती हूँ, वैसे पता नहीं कितनी बार मैं इसको लिख चुकी हूँ। प्लीज स्टॉप, जो बच्चे देखते होंगे ना मेरी क्लास को तो कहेंगे मैम आपने बोर कर दिया हमें ये लिखवा लिखवा के। प्लीज स्टॉप कॉलिंग, बट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा। इस निमोनिक के थ्रू आप जो है ये पूरी एक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो। कोई और मेथड है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो ऑफ कोर्स। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। अब देखो पता क्या है, कुछ बच्चे सोच रहे कि मैम डायरेक्ट क्वेश्चन कराइए, क्योंकि जैसे जैसे पेपर नजदीक आता जाता है ना आप लोगों को लगता है हमें ज्यादा सारे क्वेश्चन मिल जाए, हम सारे क्वेश्चंस जो है रट के चले जाएं, तो ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसे कितने क्वेश्चन रटोगे, एग्जामिनर तो हर क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछेगा, ऐसा तो है नहीं कि पिछले सेशन में, पिछले पेपर में जो क्वेश्चन आया था वही एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा तो है नहीं। वो तो क्वेश्चन को डाइवर्ट करके पूछेगा। टॉपिक्स तो आपके सेम है बट पूछने का तरीका अलग अलग होता है, तो वो आप तभी कर पाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। अब आपको ये याद करना है। जब आपको ये याद हो जाएगा तब आप देखो, ये याद करने के बाद ये देखो, P से क्या है पोटाशियम, S से सोडियम, C से कैल्शियम, N से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, C से कार्बन, Z से जिंक, I से आयरन, T से टिन, L से लेड, H से हाइड्रोजन, C से कॉपर,
S से सिल्वर, G से गोल्ड और P से प्लेटिनम। ये गोल्ड प्लेटिनम तो मैंने एज इट इज लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जो ऊपर वाले मेटल्स है ना वो हाईली रिएक्टिव हैं, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ चलते जाओगे, नीचे की तरफ चलते जाओगे, लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो आते जाएंगे। ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, नीचे वाले लेस रिएक्टिव मेटल्स है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू कॉपर। मैग्नीशियम कॉपर को तो रिप्लेस कर सकता है, बट कॉपर मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू कॉपर। तो मैग्नीशियम कॉपर को रिप्लेस करेगा, बट कॉपर मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर वाले जो मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो अपने नीचे वालों को रिप्लेस कर सकते हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है। फिर एक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। अब वापिस आइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे। फर्स्ट था रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो हमने देखा कि जो मेटल्स है ना वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, और हमने ये भी देखा कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऊपर वाले मेटल्स है ना आपके, एक मिनट हम भी बता रहे हैं, ये जो ऊपर वाले पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये वाले जो मेटल्स हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब भी मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। बट एल्यूमिनियम, टिन, लेड और एक और है एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन और लेड, ये जो मेटल्स है ना ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर। एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और टिन, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, Pb और टिन का क्या होता है एसएन। तो ये जो मेटल्स हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं, एम्फोटेरिक। तो अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा है कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर जो है बेसिक इन नेचर, तो दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। क्लियर? चलिए, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड है रिएक्शन विद वाटर। अब अगर मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करे ना, तो ये इनकी भी अलग अलग कहानी है अपनी सबकी। कोई कहेगा मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा, कोई कहेगा मैं गर्म पानी से नहाऊंगा, कोई कहेगा भाई मुझे नहाना नहीं है, मैं स्टीम लेके काम चला लूंगा, है ना। तो इनकी भी वही कहानी है मेटल्स में। ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद होगी, अब यहाँ देखिए जो ऊपर वाले मेटल्स है ना पोटाशियम और सोडियम, ये जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं, एकदम से रिएक्ट करते हैं, विग्रसली रिएक्शन होता है इनमें, पोटाशियम और सोडियम में। कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, बट विग्रसली अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो विग्रसली रिएक्ट करेंगे ठंडे पानी के साथ, सो वो है पोटाशियम और सोडियम। और पोटाशियम और सोडियम में से भी पूछा जाए कि दोनों में से कौन करेगा, तो पोटाशियम सबसे ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करेगा। तो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम तो कहेंगे भाई हम ठंडे पानी से नहाएंगे। मैग्नीशियम कहेगा भाई मुझे तो गर्म पानी चाहिए, मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकता, है ना। इसकी अपनी कहानी है। उसके अलावा ये जो नीचे वाले हैं एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन जो है ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और उससे नीचे वाले जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ऊपर वाले जो तीन है ठंडे पानी से करेंगे, मैग्नीशियम गर्म पानी से, और कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन ये किससे करेंगे, ये करेंगे स्टीम के साथ। क्लियर? तो ये आपको जो पॉइंट्स हैं पता होने चाहिए। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाँ ये एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ठंडे पानी स्टीम से करेंगे रिएक्ट। क्लियर? चलिए, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये जो पॉइंट मैंने आपको अभी बताया कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसमें कौन बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा, इसमें से क्वेश्चन बन चुका है। उसके अलावा वाटर वाला जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कौन विग्रसली रिएक्ट करेगा, कौन गर्म पानी से रिएक्ट करेगा, ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आ चुका है तो इस बार भी आएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो थर्ड है रिएक्शन विद एसिड्स। अगर एसिड के साथ रिएक्ट होता है मेटल, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि मेटल अबव हाइड्रोजन जनरली लिबरेट H2, कि जितने भी मेटल है ना हाइड्रोजन के ऊपर, ये देखो हाइड्रोजन कहाँ है, ये जितने भी मेटल्स हैं ये सारे हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। और हाइड्रोजन गैस को फाइंड करने के लिए एक बबल टेस्ट किया जाता है, पॉप साउंड टेस्ट किया जाता है। जहां पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसके पास अगर आप कैंडल लेके जाओगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है।
तो हाइड्रोजन को चेक करने का एक टेस्ट है पोप साउंड टेस्ट, जिसमें से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों में से क्वेश्चन आ चुके हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया, तो चारों ही रिएक्शंस जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए केयरफुली ध्यान से सुनिए। फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल है, तो इसमें जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा और खुद आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर को अलग कर देगा। अब जिंक ने कॉपर को क्यों सेपरेट किया? क्योंकि जिंक जो है, जिंक कहाँ है यहाँ, जिंक जो है ज्यादा पावरफुल है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को हटा सकता है और ये जो रिएक्शन है इस तरह से होगी और इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है वही डिसाइड करेगी कि विच मेटल कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये चारों ही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार नजर जरूर मार के जाना, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो हमने देखा कि जब मेटल जो है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमने देखा ये जो ऑक्साइड्स बनाएंगे, ये बनाएंगे जो मेटल ऑक्साइड्स हमें मिलेंगे ये होंगे बेसिक नेचर के होंगे और कुछ जो है वो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, कुछ जो है एम्फोटेरिक नेचर के भी होंगे। उसके अलावा अगर नॉन मेटल की बात करूं, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें जो ऑक्साइड्स मिलेंगे, ये जो नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें जो ऑक्साइड्स मिलेंगे वो मिलेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। कैसे ऑक्साइड्स होंगे? एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। ठीक है, और कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होंगे जो न्यूट्रल इन नेचर होंगे। क्लियर? तो यहाँ जो पॉइंट है कि नॉन मेटल जनरली फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन, दिस इज ट्रू। उसके अलावा नॉन मेटल जनरली डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल जो है डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। उसके अलावा क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन और आयोडीन फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। अगर क्लोरीन जो है इट कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन और आयोडीन फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। इसमें क्या आपको याद रखना है, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज है ना मेटल की, वैसे ही हैलोजन की भी एक सीरीज है। तो जो हाईली मतलब जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है ना, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसा हैलोजन, हैलोजन की मतलब अलग से एक रिएक्टिविटी सीरीज है। जो हाईली हैलोजन है, हाईली रिएक्टिव हैलोजन है वो है फ्लोरीन। ठीक है, F2 पूरा ही लिख देती हूँ, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है ना दैट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू क्लोरीन, और क्लोरीन जो है ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, और ब्रोमीन जो है आयोडीन से ज्यादा पावरफुल है। ये हैलोजन की सीरीज है आयोडीन। तो इसमें क्या होता है, कई बार ना क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन में ना एग्जामिनर में दो सीरीज को मिला के क्वेश्चन पूछ लिया है। एक क्वेश्चन था, पता नहीं मैंने आज के सेशन में लिया है या नहीं, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको करवाया था कि उसमें चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस उसने हैलोजन वाले दिए थे, हैलोजन की रिएक्टिविटी सीरीज से, और दो ऑप्शंस उसने दिए थे ये जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है उससे। आपको पूछा गया था कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो मेटल की जो सीरीज है वो तो आपको पता था, होपफुली सबको ही पता होगा। हैलोजन की भी हो सकता है पता हो, बट हैलोजन की जो सीरीज है ना इस तरह से पूछी नहीं गई है मिक्स करके। तो अब जो है क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, हैलोजन वाली सीरीज में से। तो ये सीरीज पे आपको याद रखनी है कि जो फ्लोरीन है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन से और ब्रोमीन आयोडीन से। तो फ्लोरीन तो क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, बट क्लोरीन फ्लोरीन को जो रिप्लेस नहीं कर सकता। क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, ब्रोमीन क्लोरीन को नहीं कर सकता। ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर देगा क्योंकि इससे ज्यादा पावरफुल है, बट आयोडीन जो है ब्रोमीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो होगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने डिस्कस कर ली कि जो मोर एक्टिव मेटल है वो लेस एक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है। और उसके अलावा गोल्ड और प्लेटिनम जो है दे आर वेरी अनरिएक्टिव एंड मे अकर इन अ नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब होता है फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, वो किसी के साथ जुड़े नहीं होते, किसी और के साथ कंपाउंड नहीं बनाते, वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन? गोल्ड और प्लेटिनम। उसके अलावा आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड, एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड होता है जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, बट वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं।
ठीक है। जैसे मीथेन में हमने पढ़ा था, जो एल्केन का ग्रुप है वो क्या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। वो आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, क्लोरीन को। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, और ये क्या बन गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इसको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, जहां पे जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। ठीक है, मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, और जो कि आयोनिक कंपाउंड बनाती है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जनरली हार्ड, ब्रिटल एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन molten or dissolved in water because ion are free to move। ये जो मेटल्स, ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये वे मोल्टन स्टेट में होंगे। मोल्टन मतलब मेल्टेड फॉर्म में मेल्ट होंगे, या फिर एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे। एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर में डिसॉल्व होंगे, या तो ये मेल्टेड फॉर्म में है या फिर वाटर के साथ सॉल्यूशन बना है इनका। तो ये क्या करेंगे, उसको उस आयन में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि जब मेल्टेड फॉर्म में होंगे या फिर वाटर के साथ मिक्स होंगे आयोनिक कंपाउंड्स, तो ये आयंस को अपने वैसे फ्रीली मूव करने देते हैं, और यही आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। क्लियर। तो ये होगी आयोनिक कंपाउंड की कहानी। नेक्स्ट है करोजन। करोजन क्या है और उसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। करोजन क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग में की एक्टिविटी की वजह से, फॉर एग्जांपल वाटर ऑक्सीजन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है मेटल में, उसी को हम कह रहे हैं करोजन। इसका एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जो रस्ट लग जाता है वो एक्चुअली क्या है, करोजन का ही एक एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर ऑक्सीजन एंड वाटर। इसको ऑक्सीजन भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, दोनों ही चीजें होंगी तभी रस्ट लगेगा आयरन पे। दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो रस्ट नहीं लगेगा। इसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो रस्टिंग को, जिसे हम जंग लगना भी कहते हैं, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, पेंटिंग, पेंट करके, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करके, या गैल्वेनाइजेशन, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एलॉइंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है और गैल्वेनाइजेशन में क्या है, देखो गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, कोटिंग ऑफ आयरन, आयरन को कोट कर, आयरन और स्टील को कोट करते हैं विद जिंक से। जहां पे भी जिंक से हमने कोटिंग की है उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ना क्वेश्चन को घुमाता है कि गैल्वेनाइजेशन एल्यूमिनियम की कोटिंग है, या गैल्वेनाइजेशन कोई और एग्जांपल दे देगा उसकी कोटिंग है। तो गैल्वेनाइजेशन सिर्फ जिंक की कोटिंग को कहते हैं। किसी भी आयरन या स्टील के ऊपर, जैसे मान लीजिए आपका आयरन है, स्टील है, इसके ऊपर आपने जिंक की कोटिंग कर दी, उसको हम कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। उसके अलावा एक और टर्म है दैट इज एनोडाइजिंग, जिसमें से नाउ डेज क्वेश्चन पूछे जा रहे। प्रीवियस टू प्रीवियस में ये क्वेश्चन पूछा था एनोडाइजिंग का। एनोडाइजिंग में क्या है कि ना, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर हम चढ़ाते हैं, जिसको हम एनोडाइजिंग कह रहे हैं। तो एल्यूमिनियम के ऊपर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कवरिंग हम लगा रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, उसी को एनोडाइजिंग कहते हैं। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना, ठीक है, एनोडाइजिंग। तो गैल्वेनाइजेशन समझ आ गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से एक मेटल के ऊपर किसी और मेटल की आप कवरिंग कर रहे हो, उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एनोडाइजिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही एक एग्जांपल है। उसके अलावा एलोइंग, एलोइंग मतलब एक या एक से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिक्स करके आपने उसको, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करती है, दैट इज कॉल्ड एलॉय। एलॉय में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रास किसका एलॉय है, ब्रोंज किसका एलॉय है, वो भी हम आगे करेंगे, अभी डिस्कस। ठीक है, तो इतना समझ आ गया करोजन क्या है, उसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, और ये जो मेथड्स हैं, गैल्वेनाइजेशन क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, और एलॉइंग क्या है, एनोडाइजिंग क्या है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, अच्छा ये एनोडाइजिंग जिसकी मैं बात कर रही थी, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मेंशन किया हुआ है, एक मिनट में देख लूँ कि ये चल रहा है या नहीं। ये क्लास थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि जो टॉपिक है ना काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डीपली चली गई मैं इसमें। चलिए 5-10 मिनट में और ये चैप्टर जो है, टॉपिक है आपका, कंप्लीट हो जाएगा। एनोडाइजिंग क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेनली एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम करोजन। एंड हाउ डज इट वर्क, एनोडाइजिंग कैसे वर्क करता है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसमें जो एनोड है, एनोड पे एल्यूमिनियम को हम एनोड बनाते हैं, और जो कैथोड साइड है वो दूसरी साइड होती है। मतलब अभी मैं आपको एग्जाम्पल इमेज के थ्रू समझाती हूँ इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से की जाती है। ये देखो,
इसमें क्या है, हमारे पास इस तरह से एक कंटेनर है, उसमें हमने सॉल्यूशन ले लिया, किसका, एक्वस सॉल्यूशन है, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का। एक्वस जहां भी वर्ड आपको दिखे, इसका मतलब इसको हमने वाटर में मिक्स किया हुआ है, मतलब H2SO4 प्लस वाटर का मिक्सचर है ये हमारे पास। अब जब हम इसमें ये दो रोड डाली, एक है एनोड एक है कैथोड। एनोड जो है पॉजिटिव होता है, कैथोड जो है नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे एक जो साइड है एल्यूमिनियम हमने लिया है, दूसरी साइड आप कार्बन ले सकते हो, कुछ भी कार्बन ले लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम है और यहाँ कार्बन है। अब क्या होगा, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट हम पास कराएंगे, इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा, ये जो वाटर है ना, वाटर जो है ब्रेक डाउन होगा और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे जाएगा और एल्यूमिनियम के साथ, मतलब ये वाटर जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा ना, जनरली बात ये होगी कि एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये अपने ऊपर एक कवरिंग चढ़ा लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा जब वाटर इसके पास जाएगा। अब ये वाटर जब हाइड्रोजन के कार्बन के पास जाएगा, कैथोड की साइड जाएगा, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन के बबल्स बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी इस साइड, इस टर्मिनल पे, और यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कवरिंग होगी, जिसे हम कह रहे हैं एनोड साइड। मतलब एनोड पे हमने एल्यूमिनियम लगाना है, एनोड कैसी है, पॉजिटिव साइड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी जो क्या करेगी, इसको करोजन से बचाएगी, ठीक है। जनरली यही है एनोडाइजिंग, कि एनोडाइजिंग में हमने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया और थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगी जो क्या करेगी, इसको रस्ट से बचाएगी, फर्दर करोजन से बचाएगी। क्यों करते हैं हम, व्हाई इट इज डन, because जो aluminium है it is very thin and anodizing make it thicker and stronger so the metal get better protection. एल्यूमिनियम utensils जो है, विंडो फ्रेम, सम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में भी एनोडाइजिंग को एनोडाइज किया जाता है। क्लियर, एनोडाइजिंग की प्रॉपर्टी समझ आ गई आपको। नेक्स्ट है एलॉय। एलॉय भी हमने देखा, एलॉय क्या होते हैं, मेटल्स प्लस मेटल को मिक्स कर देते हैं या फिर मेटल के साथ नॉन मेटल को मिक्स कर देंगे, उसको कहेंगे एलॉय। ये क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। तो जैसे ब्रास है, ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का एलॉय है। ब्रोंज किसका एलॉय है, कॉपर और टिन का एलॉय है। ये एग्जांपल्स, ये मेन कंपोनेंट्स जो है आपको याद होने चाहिए, कौन सा एलॉय के कंपोनेंट्स कौन से हैं। सोल्डर, लेड और टिन, स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, निकल। स्टील जो है आयरन प्लस कार्बन का है। क्लियर, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये आप एक बार देख लेंगे किसको कहाँ यूज किया जा रहा है। ये हो गए एलॉयज। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। पूछा नहीं गया अभी तक फिलहाल के लिए आपके सीटेट में, बट फिर भी एक एक लाइन बता देती हूँ। अब ये भी जो आपकी एक्टिविटी सीरीज थी ना मेटल्स की, उसको आप देखेंगे, उसमें से जो ऊपर वाले मेटल्स हैं, जैसे पोटाशियम हो गया, हाँ पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। जो ऊपर वाले मेटल्स थे 5, 1 2 3 4 5, ये जो मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। और ये इनको अगर हमें सेपरेट करना है, ये किसी कंपाउंड, मतलब ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं है, ये और किसी और के साथ, किसी कंपाउंड के साथ जुड़े हुए हैं, हमें उनको अलग करना है, सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये फ्री स्टेट में ऐसे ही प्रेजेंट नहीं है, किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम हमें इनको सेपरेट करना है उस कंपाउंड में से, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू सेपरेट करेंगे। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, कौन कौन से हैं, जिंक, आयरन, टिन और लेड। जिंक, आयरन, टिन और लेड, ये मॉडरेट रिएक्टिविटी बीच वाले मेटल्स हैं, जो कि कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इनको, इनके जो कंपाउंड्स है ऑफन कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स एंड देन रिड्यूस। इनको पहले ऑक्साइड्स में रिड्यूस करेंगे, मतलब ऑक्साइड्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हमें ये मिलते हैं जो ये वाले मेटल्स हैं। उसके अलावा जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। अब सारे फ्री स्टेट में नहीं होते, सिर्फ गोल्ड और प्लेटिनम फ्री स्टेट में होते हैं। कौन कौन से पहले लीस्ट एक्टिव मेटल्स हैं वो लिख देती हूँ, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। और ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ही है जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव मेटल, ये मॉडरेट रिएक्टिविटी और मीडियम रिएक्टिविटी मेटल, और ये जो है लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं। लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को हम कैसे ले सकते हैं, इनको जनरली हम हीट करके भी, इनको जनरली हीट करेंगे और हमें जो वो एलॉय है, मतलब वो जो मेटल है वो मिल जाएगा। अगर वो किसी और के साथ कंपाउंड बना के जुड़ा हुआ है तो उसको डायरेक्टली हम हीट करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उस इसमें से जो गोल्ड और प्लेटिनम है ना, ये ऑलवेज फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ये किसी और के साथ कंपाउंड बना के नहीं जुड़े होती, अकेले ही फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। चलिए
नेक्स्ट है मेटल्स और नॉन मेटल के यूजेस। तो आयरन का क्या यूज है कंस्ट्रक्शन में, मशीन में, टूल्स में। कॉपर का क्या यूज है, इलेक्ट्रिकल वायर्स में हम यूज करते हैं। एल्यूमिनियम को यूटेंसिल्स, एयरक्राफ्ट पैकेजिंग में। जिंक को गैल्वेनाइजेशन में। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन और मेडिकल यूज में। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इनर्ट एटमोस्फेयर। क्लोरीन वाटर डिसइंफेक्टेंट। एंड आयोडीन को, आयोडीन सॉल्ट हेल्प प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी। और आयोडीन का ना एक सोल्यूशन भी होता है जिसको हम घाव वगैरह हो जाए तो उस पे लगाते हैं, वहां भी इसको यूज करते हैं। पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है। क्लियर। चलिए, ये एक क्विक रिवीजन सेशन है, मतलब क्विक रिवीजन की एक मतलब मैंने सारी चीजों को एक वन लाइन में कन्वर्ट कर दिया। आप एक बार पढ़ लेना इनको। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है प्लस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मर्करी क्या है, लिक्विड मेटल है। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड नॉन मेटल है। मेटल जनरली बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। देखो यहाँ पे जनरली जैसा वर्ड लिखा है, ऑलवेज नहीं लिखा है ना, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड जब मिक्स करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। मोर reactive metal displace less reactive metal. Ionic compound conduct electricity when molten or aqueous. मतलब आयोनिक कंपाउंड जब मेल्टेड फॉर्म में है या फिर वाटर के साथ मिक्स है तो ये क्या करेंगे, आयंस को अपने में से मूव करने देंगे और करंट को पास करवाते हैं। ये रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर का होना जरूरी है। उसके अलावा गैल्वेनाइजेशन क्या है, जिंक को जो कोट करते हैं आयरन और स्टील पे, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उसके अलावा एनोडाइजिंग क्या है, एल्यूमिनियम पे जो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कवरिंग करते हैं उसको कहते हैं एनोडाइजिंग। क्लियर। चलिए, और उसमें हमने एल्यूमिनियम को एनोड साइड पे लिया होता है, दैट्स व्हाई इसका नाम हमने रखा है एनोडाइजिंग। क्लियर। अब ये टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसमें से कितने मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा एक स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। ये बताने के लिए आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज का। रिएक्टिविटी सीरीज अभी हम करके आए थे, फिर से बता देती हूँ। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, एसएन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, AuPt. Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold. Platinum, इस तरह से आप याद करोगे। अब इसमें देखो, आयरन कैन रिप्लेस जिंक। क्या आयरन आयरन जिंक को रिप्लेस कर सकता है? आयरन जिंक को रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन नीचे है, जिंक ऊपर है। दिस डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये सही नहीं है। हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस इज ट्रू। जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो यस, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। और ये जो ऑप्शन है ये सही है। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कॉपर कैन रिप्लेस आयरन। क्या कॉपर आयरन को रिप्लेस कर सकता है? जी नहीं, कॉपर तो नीचे है, आयरन ऊपर है, तो ये रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ओनली बी सही है। जिंक कॉपर की जगह ले सकता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज गिवन इन ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 में दिया है केवल ए, और ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा एक स्टेटमेंट सत्य है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड। क्या सभी धातुएं ठोस हैं? जी नहीं, हमने अभी पढ़ा कि जो मरकरी है, मरकरी तो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, वो जो है मेटल है, बट वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, लिक्विड स्टेट में है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑल मेटल्स आर हार्ड। क्या सभी मेटल्स हार्ड है? हमने पढ़ा सोडियम और पोटेशियम इतना सॉफ्ट है कि इसको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी आपकी। सी है, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस। क्या सभी नॉन मेटल गैसेस में प्रेजेंट होते हैं, गैसेस की फॉर्म में होते हैं? जी नहीं। ब्रोमीन हमने देखा, ब्रोमीन तो लिक्विड स्टेट में है, ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। डी है, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दिस इज ट्रू। सभी नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब नॉन मेटल्स को हम थिन वायर के रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। जो नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटल नेचर के होते हैं, एकदम से टूट जाते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। नेक्स्ट है, नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन बाउंड एज एंटीसेप्टिक इज। बैंगनी रंग में प्रयुक्त धातु रंगीन गोल घाव व एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जाता है। कौन सा सॉल्यूशन है वो है आयोडीन सॉल्यूशन। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल ए displace metal B from its salt solution but not able to displace metal C from its salt solution। चलिए यहाँ बनाते जाइए। मेटल A जो है वो मेटल B को डिस्प्लेस कर सकता है, मेटल A इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तभी तो डिस्प्लेस कर पा रहा है ना। बट A जो है इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल C, मेटल C को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इट मींस वो उससे ज्यादा पावरफुल होगा। मेटल B जो है इट डिस्प्लेस मेटल D, मेटल B D को डिस्प्लेस कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। कौन सी करेक्टिविटी ऑर्डर वो सही शो कर रहा है।
तो वो होगा आपका CABD। आप देख लो CABD कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है CABD। क्लियर? इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। द क्वेश्चन इज an element X react with oxygen to produce an oxide whose solution turn red litmus blue, which of the following could be X। मतलब एक जो एलिमेंट है X, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो ऑक्साइड बना रहा है ना, ये जो इसने ऑक्साइड बनाए, ये कैसे हैं? ये ऐसे हैं जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। अब रेड लिटमस को ब्लू में कौन कन्वर्ट करेगा? ब्लू कलर कब आएगा? जब जो सब्सटेंस आपका होगा वो बेसिक नेचर का होगा। इट मीन्स ये जो ऑक्साइड्स हमें मिले हैं ये बेसिक नेचर के हैं। और बेसिक नेचर के ऑक्साइड कौन बनाता था? बेसिक नेचर के ऑक्साइड बनाता था मेटल। इस मीन्स ये जो एक्स है हमारा, ये क्या होगा? मेटल होगा। तो कोई भी इन चारों में से देख लो कौन सा मेटल है, वो आपका राइट आंसर है। सल्फर नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, सिर्फ मैग्नीशियम ही आपका मेटल है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मैग्नीशियम। तो ये तो आपकी क्लास यहाँ पे होगी कंप्लीट। आपका एक टॉपिक जो है आपने कर लिया रिवाइज, और इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे हम रिवाइज कर लेंगे एंड उनके क्वेश्चंस के साथ करेंगे। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया भी हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। मुझे समटाइम्स लगता है मैं ज़्यादा ही फास्ट बोल देती हूँ। अच्छा, ये तो हो गया आपका एक टॉपिक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करें। अगर नहीं बताते हो तो फिर मैं खुद से रैंडमली कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगी आपके लिए। बाकी मैं सोच रही हूँ फोर्थ या फ्रेशर में से कोई एक टॉपिक डिस्कस करने का। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, नहीं लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जो भी बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पेपर 2, उनके साथ ये वीडियो आप जरूर शेयर करना। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, रिशु साइंस अकेडमी। इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।